हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधियों का निर्वचन इस टॉपिक को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है और अंतिम भाग होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 100 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। और अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इन दोनों ही पार्ट को देख लेंगे तो संविधियों के निर्वचन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पूरा विश्वास है कि इसके बाहर जो है प्रश्न नहीं आएंगे। अगर इसके बाहर भी आते हैं तब भी आपको संविधियों के निर्वचन के अंतर्गत इस तरह का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप आसानी से जो है अब प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दो तो हमारे एमसीक्यूज के वीडियो हैं। इसके अलावा पहले 5 वीडियो जो छोटे-छोटे ही हैं, लगभग 10-15 मिनट के, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो सब उस पर हमारे चैनल विधिकारी पर अपलोडेड हैं। और राजस्थान जेएलओ नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये सभी जो वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वो उसमें जो है उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में भी लगभग 100 प्रश्नों को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी जो प्रश्न हैं उनको प्रॉपर व्याख्या के साथ और बिना किसी त्रुटि के हम उसको आपको प्रोवाइड कराएं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न जो है वो किस प्रकार के हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें पहला है कि कर विधि का निर्वचन किस विधि की तरह होता है। तो जैसा कि हमने पहले के प्रश्नों में देखा था कि कर विधि और दांडिक विधि, इन दोनों ही विधियों का जो निर्वचन होता है वह कठोर निर्वचन होता है। तो कर विधि का निर्वचन कैसे होता है, तो दांडिक विधि की तरह इसका निर्वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों का कार्य विधि की घोषणा करना है, न कि विधि की रचना करना। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो सिद्धांत है वह है दूसरा वाला, जस्ट डिकेयर एंड अस आर। तो इसी सिद्धांत पर यह आधारित है। इसका अर्थ पूछ लेगा कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है न्यायाधीशों का कार्य विधि की घोषणा करना है, अर्थात उसका इंटरप्रिटेशन करना है, न कि विधि का निर्माण करना, क्योंकि विधि का निर्माण करना वो जो है विधायी का कार्य होता है। नेक्स्ट है, क्या भारत में अध्यादेश भी संविधि की परिधि के अंतर्गत आते हैं। तो अध्यादेश है, नियम है, विनियम है, ये सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब चीजें स्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट है, प्रक्रियात्मक विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो प्रक्रियात्मक विधि के संदर्भ में गलत कथन पूछा गया है। तो गलत कथन इसमें यह है कि इसका भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं हो सकता, यही गलत है, क्योंकि प्रक्रियात्मक विधि को बैकडेट से भी लागू किया जा सकता है, अर्थात इसको भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। लेकिन जो दांडिक विधियां हैं, जो मौलिक विधियां हैं, उनका जो प्रवर्तन है वह भूतलक्षी नहीं हो सकता, बल्कि वह जिस तिथि को बनाई जाती हैं उस तिथि के आगे वह जो उनका प्रवर्तन होता है, बैकडेट जाकर उनका प्रवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रक्रियात्मक मामलों में, प्रक्रियात्मक लॉ के मामले में ये जो कथन है वह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वचन की सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो निर्वचन की सीमाओं से तात्पर्य है कि निर्वचन करते समय न्यायालय कौन से कार्य कर सकता है, कौन से कार्य नहीं कर सकता। तो पहला विकल्प इसमें है कि निर्वचन के माध्यम से न्यायाधीश विधि की पुनः रचना करता है या कर सकता है। तो यह प्रश्न, यही जो विकल्प है यह गलत होगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करते समय जो न्यायाधीश हैं वह विधि की वैधता को चेक कर सकते हैं, उसकी पुनर्रचना को नहीं कर सकते। और यह कार्य किसका है, तो यह कार्य जो है विधायिका का है। इसलिए यहाँ पर गलत जो कथन है वह पहला ही सही गलत है। दूसरा है कि न्यायालय विधायिका की दोषपूर्ण अभिव्यक्ति का सुधार नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। न्यायालय विधायिका के तीसरे सदन के रूप में भी कार्य नहीं कर सकता। और ये जो चौथा है कि न्यायालय जो है संविधि के किसी भी उपबंध में परिवर्तन आदि नहीं कर सकता, तो ये सभी कथन सही हैं, पहला ही गलत है। नेक्स्ट है, जहां संविधि में प्रयुक्त भाषा के एक से अधिक अर्थ निकलते हों और उसे किसी विशेष वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए निर्मित किया गया हो, वहां ऐसे अर्थ को ग्रहण किया जाना चाहिए जो ऐसे वर्ग के लिए हितकर हो। तो इसे संविधियों का किस प्रकार का निर्वचन कहा जाता है, तो इसे हितप्रद निर्वचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वयपूर्ण निर्वचन के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है। तो इसमें पहला विकल्प है कि जब किसी संविधि के दो या अधिक उपबंधों में सामंजस्य नहीं हो तब समन्वयपूर्ण निर्वचन का जो सिद्धांत है वह लागू किया जाता है, ये सही है। दूसरा है कि किसी संविधि में विभिन्न प्रावधानों का सही निर्वचन करने के लिए उस संविधि को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि इसे सुसंगत बनाने के लिए संविधि के एक उपबंध का अर्थ उसी संविधि के दूसरे उपबंध के
संदर्भ में निर्वाचन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो चारों कथन है ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा निर्मित विधि और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित विधि में असंगत होने पर या विरोधाभास होने पर संसद की विधि अभिभावी होगी। तो इस सूत्र इसे जो है विधि को अभिभावी किस सूत्र सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? तो इसे जो है सार और तत्व या सार और मर्म के सिद्धांत पर इसे सार एवं तत्व या सार और मर्म का सिद्धांत, तो इसी सिद्धांत के आधार पर इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधियों के निर्वचन से संबंधित उपधारणाएं कौन सी हैं? तो संविधियों का निर्वचन जब किया जाता है तो वहां पर न्यायालय कुछ उपधारणाएं करता है, जैसे न्यायालयों की स्थापित अधिकारिता को वंचित करने, नवीन सृष्टि करने एवं विस्तारित करने के विरुद्ध जो है उपधारणा की जाएगी। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अतिक्रमण के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी, अर्थात यह मान के चला जाएगा कि इस किसी विधि में अंतर्राष्ट्रीय विधि की कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। तीसरा है कि कानून के द्वारा राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के विरुद्ध उपधारणा। तो ये सभी जो उपधारणाएं हैं वह संविधियों के अर्थात जो इंटरप्रिटेशन करते समय विधियों का, ये सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, संशोधन विधि किसे कहते हैं? तो संशोधन विधि ऐसी विधि होती है, तो विकल्प देखते हैं कि ऐसी विधि जो किसी विधि के उपबंध को परिवर्तित करती है, उपांतरित, प्रतिस्थापित, जोड़ने घटाने का प्रभाव रखती है, तो यही जो है संशोधन विधि कहती है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन किया जा सकता है, परंतु ऐसे संशोधन के द्वारा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था, इसी में यह जो है प्रतिपादित किया गया था और यह जो डिसीजन है वो भी इसी केस में दिया गया था। नेक्स्ट है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर का क्या अभिप्राय है? तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यायोजित शक्ति को आगे और प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। तो शक्ति प्रत्यायोजन का क्या तात्पर्य है कि विधानमंडल है, यह विधानमंडल के सदस्यों का कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना। लेकिन कई ऐसी समस्याएं आती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि जो विधानमंडल के सदस्य हैं ये विधि का निर्माण नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि अपनी जो लॉ बनाने की जो पावर है उसको कार्यपालिका को सौंप देते हैं। तो कार्यपालिका को जो सौंपा जाता है तो कार्यपालिका जो है वो विधि का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। अब जब कार्यपालिका को यह शक्ति सौंपी जाती है तो यह कार्यपालिका पुनः इस शक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता है कि वह विधि का निर्माण किसी तीसरे व्यक्ति से कराए। तो इसी का जो है अभिप्राय यह सूत्र है कि प्रत्यायोजित शक्ति को आगे और प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दांडिक विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है कि दांडिक अपराध को साबित करने का भार लोक अभियोजक पर होता है, तो यह सही है। संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा, यह भी सही है। और दांडिक विधि का जो निर्वचन हो वह कठोरता पूर्वक किया जाना चाहिए और शब्दों का अक्षरशः व्याख्या की जानी चाहिए और दांडिक विधि जो है वह भविष्यलक्षी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सभी बातें हैं यह सभी सही हैं कि दांडिक विधि और कर विधि ये दोनों ही भविष्यलक्षी होती हैं, इनका कठोर निर्वचन किया जाता है। दांडिक विधि में जो अपराध होता है उसको साबित करने का भार पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और संदेह की स्थिति में उसका जो लाभ है वह अभियुक्त को दिया जाएगा। तो यह सभी जो है बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता कारक विधि का क्या अभिप्राय है? तो विकल्प देखते हैं कि ऐसी विधि उपबंध जो किसी उपबंध के सामान्य या विनिर्दिष्ट संदेह का निवारण करता है, तो यह जो है कोडिफाइड लॉ या संहिता कारक विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो दूसरा देखते हैं कि ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधिक प्रावधानों की विस्तार से अभिव्यक्त या व्याख्या करती है, तो यही कथन सही है। क्योंकि जब किसी विधि का कोडिफिकेशन कर दिया जाता है, संहिताकरण कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह किसी विषय वस्तु पर अर्थात किसी अपराध के संदर्भ में या जिसके लिए वह विधि बनाई गई है उस पर संपूर्ण जो विधिक प्रावधान है उसको विस्तार पूर्वक उसमें व्याख्या की गई रहती है। नेक्स्ट है, निर्वचन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो निर्वचन करने का उद्देश्य यह होता है कि जो विधायिका ने जिस आशय से उस विधि का निर्माण किया है उस आशय को ज्ञात करना, यही जो है निर्वचन करने का उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट है संविधि का निर्वचन किसे कहते हैं। तो संविधि का निर्वचन कहते हैं कि संविधि के शब्दों का उनका स्वाभाविक और साधारण अर्थ दिया जाना, इसी को ही संविधि का निर्वचन कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है संसद द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में कौन सा एक सही कारण नहीं है। अर्थात हमने देखा था कि जब संसद या विधानमंडल के द्वारा विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संसद या विधानमंडल अपनी इस विधायी शक्ति को कार्यपालिका को डेलीगेट कर देती है कि आप जो है इसी किसी विषय स्पेशल जो संदर्भ है या किसी स्पेशल मामले में विधि का निर्माण करें। तो कुछ कारण है उसके, तो जैसे समय का अभाव रहता है विधायिकाओं के पास, विधायिका के पास, इस कारण से वो अपनी शक्ति को दे देती है। आपातकालीन स्थिति में विधि की प्रायोगिकता का परीक्षण या कोई टेक्निकल विषय पर लॉ का निर्माण करना है, तो ये सब मामले में। लेकिन नौकरशाही की दक्षता का परीक्षण करने के लिए जो है इस शक्ति का जो है ट्रांसफर नहीं किया जाता कि आप जो है इस विधि का निर्माण करें ताकि हम देख सकें कि आपके पास जो है दक्षता है या नहीं है। तो यही जो है दूसरा वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के निर्वचन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो संविधान एक जीवंत विधि है और लचीलापन एवं अनुकूलीकरण इसकी जीवंतता के मुख्य आधार हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संविधान का संकुचित निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायालयों के द्वारा व्यापक और उदारवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि संवैधानिक सिद्धांतों को सर्वोच्च मान्यता देने के प्रयोजन से उसकी शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो यही गलत कथन है, क्योंकि संविधान हमारे देश की सर्वोच्च लॉ होता है, सर्वोच्च विधि है, तो उसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि जैसे उसकी शब्दावली है उसी के अनुसार उसका निर्वचन किया जाएगा। नेक्स्ट है नागरिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य अगर असंगति है, मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालयों के द्वारा कौन सी विधि को प्रवर्तित माना जाएगा या प्रवृत्त किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सिविल लॉ है या नागरिक विधि है उसका प्रवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि निकट के हेतु पर ध्यान देती है, दूर के हेतु पर नहीं। तो यह जो कथन है वह किस सूत्र पर आधारित है। यह दूसरा जो विकल्प है इसी सूत्र पर आधारित है। दूसरे में क्या है कि जूरा नॉन रिमोटा काज सेड प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर, तो इसी सूत्र पर यह जो सिद्धांत है वह आधारित है कि विधि जो है निकट के हेतु पर या निकट के कारणों पर ध्यान देती है, दूर के कारणों पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वचन के प्रकार हैं। अर्थात निर्वचन की जो हमने डिस्क्रिप्टिव वाला जो वीडियो बनाया है इसका, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। तो निर्वचन के उसमें कुछ प्रकार होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, रीतियां होती हैं या कुछ नियम होते हैं, उसी के अधीन रहते हुए संविधियों का या कानून का निर्वचन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत शाब्दिक निर्वचन आता है, उद्देश्यपूर्ण या तार्किक निर्वचन आता है। तो यहाँ पर जो तीसरा है वही सही है कि ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यह किस सूत्र पर आधारित है। तो आपने आईपीसी को पढ़ा होगा या हमारा जो वीडियो है आईपीसी का एमसीक्यूज का, अगर उसमें आपने पढ़ा होगा तो आपको यह जो प्रश्न है इसको देखते ही आपको जो उसका उत्तर है वह तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसका जो किस सूत्र पर यह आधारित है। तो इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट और इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इसका अर्थ यही होता है कि जो तथ्य की भूल है वह तो क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। नेक्स्ट है न्यायिक पूर्व निर्णयों का यहाँ पर क्या होता है, भूतलक्षी प्रभाव होता है या भविष्यलक्षी। तो न्यायिक जो पूर्व निर्णय है उनका भूतलक्षी प्रभाव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधियों के निर्वचन के बाह्य सहयोगी कौन से हैं। तो हमने बाह्य सहयोगी कौन से हैं और आंतरिक सहयोगी कौन से हैं इनका विस्तार से वर्णन किया है, आप पहले की वीडियो देखिए। तो बाह्य सहयोगी के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि बाह्य सहयोगी और आंतरिक सहयोगी में अंतर क्या है। एक संविधि है या एक लॉ है, इसका निर्वचन किया जा रहा है, यहाँ पर बाह्य सहयोगी है और यहाँ पर आंतरिक सहयोगी है। तो बाह्य सहयोगी में इसका निर्वचन करेंगे हम कैसे करेंगे, तो इसका निर्वचन कैसे किया जाएगा इसकी हमको कुछ ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अन्य जो निर्णय हैं उनको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधियां देखते हैं, कुछ इस तरह के जो प्रावधान हैं उनको हम देखते हैं। देखने के बाद एक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई करके हम इस संविधि का निर्वचन करते हैं, इसे ही बाह्य सहयोगी कहा जाता है।
से शब्दकोश है, पाठ्य पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यह सभी बाहिक सहयोगी के रूप में आते हैं। लेकिन इस शब्दकोश के जो शब्द हैं उसको हम इसके अंतर्गत शामिल नहीं करते, पाठ्य पुस्तकों के लेख नहीं शामिल करते, इसका इतिहास भूगोल क्या है इसको हम शामिल नहीं करते। लेकिन आंतरिक सहयोगी में क्या होता है, कॉमा है, पूर्ण विराम है, पैराग्राफ है, टिप्पणी है, ये सारी बातें आती हैं, तो इनका जो प्रवेश है इसके अंतर्गत रहता है। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि बाह्य सहयोगी कौन से हैं, तो ये सभी जो हैं वह बाह्य सहयोगी हैं। नेक्स्ट है निर्वचन का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो निर्वचन का मुख्य सिद्धांत और प्राथमिक नियम, गौण नियम या इस तरह के वहाँ पर जो सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं। तो शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन, यह निर्वचन जो होता है यह निर्वचन का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है कौन सी विधियों का निर्वचन किया जा सकता है। तो अधिनियम, अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना, आदेश, ये सभी जो प्रकार के जो लॉ बनाए जाते हैं इन सभी का निर्वचन किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वचन के ढंग के आधार पर संविधियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो निर्वचन के ढंग के या मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके आधार पर संविधियों को कुछ भागों में विभाजित किया गया है और उन्हीं के अधीन रहते हुए उनका निर्वचन किया जा सकता है। तो इसमें आज्ञापक हैं, आदेशात्मक या बाध्यकर हैं, निर्देशात्मक या अनुपति बोधक हैं। तो इस प्रकार की विधियों के रूप में उनको विभाजित किया गया है, फिर उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी विधायन या कलरेबल लेजिस्लेशन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हमारे साथ आप संविधान पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम ये इन सारी चीज़ों को बिल्कुल गहनता से पढ़ेंगे, क्योंकि यह मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप अगर अच्छे से इसका उत्तर नहीं देते तो वहाँ पर प्रश्न का जो उत्तर नंबर है वो बहुत कम मिलता है। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए और इसके ऊपर खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है समय समय पर उनको देखना होगा। तो आभासी विधायन से तात्पर्य क्या है कि यदि विधायिका अपनी विधायी शक्ति से बाहर विधि का निर्माण करती है तो अपनी संवैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण करके वह अप्रत्यक्ष, परोक्ष अथवा गुप्त तरीके से ऐसा नहीं कर सकती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जो विधायिका है वह अपनी जो विधायी शक्ति है उसके अंदर रहते हुए वह विधि का निर्माण करती है, उसके बाहर वह विधि का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात अगर उसको उसकी विधायी शक्ति के बारे में यह नहीं बताया गया है कि आप इसके बाहर कौन सी जगह है जहाँ पर विधि का निर्माण कर सकते हैं, तब भी वह वहाँ पर विधि का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यही इस मूल सिद्धांत का मर्म है। विधि का निर्वचन विधि को संपूर्ण रूप से पढ़कर ही किया जाना चाहिए, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो विकल्प देखते हैं। पहला है कि संविधि के किसी भी उपबंध का एकाकीपन में अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उसका संकीर्ण रूप से उसका निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए, ये कथन सही है। इसमें हमसे असत्य पूछा है, तो दूसरा देखते हैं। न्यायालय किसी संविधि के उपबंधों की सहायता से अन्य उपबंधों का भी निर्वचन कर सकता है। तो यही जो कथन है वह गलत होगा, क्योंकि जिस संविधि का उपबंध वह देख रहा है, पढ़ रहा है, केवल उसी का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उसके आधार पर किसी अन्य विधि का इंटरप्रिटेशन वह नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर संसद का जो मूल अधिकारों में या संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति थी उसको उसके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। और इस केस का नाम था गोलकनाथ या आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, और इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कई संविधान संशोधन होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन आता है उसके बाद जो है ये सारा जो विवाद है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। लेकिन इसकी पूरी एक कड़ी है, पूरी एक सीरीज है। अगर आप हमारे वीडियो को चैनल पर देखेंगे तो इस पे हमने संविधान संशोधन पे एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो वो सारी जो संशोधन प्रक्रिया है उसके संदर्भ में जितने भी डाउट होंगे आपके सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतलक्षी प्रवर्तन के विरुद्ध अवधारणा किस प्रकार की संविधियों पर लागू नहीं होती है। तो भूतलक्षी प्रवर्तन के विरुद्ध अवधारणा यह किस मामले में लागू नहीं होती है, तो निगेटिव सेंस में पूछा है। तो साक्ष्य संबंधी विधियों पर यह लागू होती है, प्रक्रिया विधियों पर भी लागू होती है। साक्ष्य अथवा प्रक्रिया संबंधी विधियों पर लागू नहीं होती जब तक कि ऐसा स्पष्ट संकेत न हो कि विधायिका का ऐसा आशय नहीं है। तो यही जो कथन है वह जो है गलत होगा।
नेक्स्ट है ऐसा कानून जो विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधिक उपबंधों को एक स्थान पर संशोधन एवं सुधार के रूप में एकत्रित करना है। तो जो कानून है वह किस प्रकार का कानून है? तो यह जो है समेकनकारी कानून कहलाता है। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट विषय वस्तु को पर जो संपूर्ण विधिक उपबंध हैं उनको एक ही स्थान पर एकत्रित किया जाता है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है क्या किसी विधिक संविधि को संक्षिप्त नाम देना और संविधि की उद्देशिका उल्लिखित करना आवश्यक है? तो यहाँ पर यह जो है यह बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट है क्या न्यायालयों को संविधि की कमियों की पूर्ति करने का अधिकार है? तो हमने पहले भी देखा कि न्यायालय का कार्य केवल संविधि का निर्वचन करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसकी वैधता चेक करना है। वह न तो संविधि में या किसी विधि में कोई कार्य जोड़ सकता है, न उसमें घटा सकता है। तो उसकी अगर संविधियों में कोई कमी है तो उसको पूर्ति करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं होता है, बल्कि यह कार्य विधायिका के पास होता है। न्यायालयों के द्वारा संविधान का निर्वचन करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए? तो अगर जो है न्यायालय संविधान का निर्वचन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो इसके अंतर्गत आभासी विधान, आच्छादन का सिद्धांत, सार और तत्व का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, विवक्षित रीतियों, विवक्षित प्रतिषेध, आनुषंगिक या प्रासंगिक शक्तियों का सिद्धांत, दखलकृत क्षेत्र, राज्य क्षेत्रीय संबंध, भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत, तो इन सभी को जो है वहां पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है किसी अधिनियम की उद्देशिका का क्या अभिप्राय होता है? तो किसी अधिनियम की जो उद्देशिका होता है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वह जो है उस अधिनियम के उद्देश्यों का वर्णन करता है। विधायिका के मस्तिष्क को खोलने की चाबी कहा जाता है उसे। निर्वचन को आंतरिक सहयोगी होता है बशर्ते कि अधिनियम की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो। तो अगर अस्पष्ट और संदिग्ध भाषा है उस अधिनियम की तो ऐसी स्थिति में उसको समझाने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जाता है। ये उद्देशिका जो है इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर विधि के कठोर निर्वचन का नियम किस प्रकार का है? तो कर विधि का और दांडिक विधि का हमने देखा था कि दोनों ही विधियों का कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए और अगर ऐसा जो है उल्लंघन इसका नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात यह अनुल्लंघनकारी नियम है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आदेशात्मक संविधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आदेशात्मक संविधि के संदर्भ में यहाँ पूछ रहा है तो इसमें पहला विकल्प है कि आदेशात्मक संविधियों के उपबंधों की यथावत पालन किया जाना चाहिए, वह बाध्यता है, सही है। अनुपालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान होता है और ऐसी संविधियों के उल्लंघन करने से क्या होता है? अन्याय होता है। तो ये जो सभी कथन है वह सही है आदेशात्मक संविधि के निर्वचन के संबंध में। नेक्स्ट है पूर्व निर्णयानुसरण का क्या अभिप्राय है? अर्थात जो पूर्व निर्णय हैं उनका क्या तात्पर्य है? तो पूर्व निर्णयों का आबद्धकारी प्रभाव होता है। तो यह किस पर होता है? तो जो लोअर कोर्ट होते हैं उनके ऊपर जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं, हायर जो कोर्ट होते हैं, उनका आबद्धकारी प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केस में यह प्रतिपादित किया गया कि संसद को मूल अधिकारों में कमी करने का कोई अधिकार नहीं है? अर्थात संसद जो है अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए वह मूल अधिकारों में जो है कमी नहीं कर सकती है। यह केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का। नेक्स्ट है रिस्ट के नियम का प्रतिपादन 1584 ईस्वी में हेडन के मामले में किया गया था। तो यह किस देश के अंतर्गत किया गया था? तो इसे जो है इंग्लैंड में किया गया था, क्योंकि अगर यह जो है अगर कन्फ्यूजन भी करता है तो ज़्यादातर जो विधियां हैं वह इंग्लैंड से आई हैं, तो आप इसको इंग्लैंड में जो है लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शीर्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो शीर्षक के संदर्भ में यहाँ पर पहला है कि लघु शीर्षक में किसी अधिनियम की पहचान के लिए इसका नाम मात्र होता है, इसके अंत में पारित होने का वर्ष भी जोड़ा जाता है, यह कथन सही है। दूसरा है कि दीर्घ शीर्ष में ऐसे अधिनियम के पश्चात इसके उद्देश्यों की सामान्य जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान के में किसके द्वारा अपनी विधायी शक्ति का कार्यपालिका को प्रत्यायोजित किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो संसद है, विधानसभा है, विधानमंडल है, यह सभी या इनमें से कोई भी जो है संस्थान
वह अपनी जो विधि बनाने की शक्ति है वह कार्यपालिका को डेलीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन से कानून को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। तो हमने कई बार देखा है कि दांडिक विधि हैं और टैक्सेशन लॉ हैं, इनको भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, अर्थात इनको बैकडेट से लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधियों के निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन नहीं है। तो आंतरिक सहयोगी और बाह्य सहयोगी हमने देखा था। तो आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत व्यावृत्ति खंड हैं, अनुसूची हैं, पैराग्राफ्स हैं और उसके मार्जिनल नोट्स हैं, यह सब आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत आते हैं। जबकि विधायी इतिहास है, पाठ्य पुस्तकें हैं या पूर्व निर्णय है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यह सब क्या है, यह बाह्य सहयोगी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, संविधि किसे कहते हैं। तो विधायिका के द्वारा जो निर्मित लिखित कोई विधि है उसे ही संविधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर विधि और दांडिक विधि के संदर्भ में कौन सी बात जो है वह आधारभूत है। तो पहला है कि भूतलक्षी होना चाहिए, तो यह कथन गलत है क्योंकि यह भूतलक्षी नहीं होते हैं, बल्कि यह क्या होते हैं, भविष्यलक्षी होते हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट है, संविधि के तार्किक निर्वचन के कौन से सिद्धांत हैं। तो संविधि के तार्किक निर्वचन के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो इसके अंतर्गत पहला है कि संपूर्ण विधि को एक साथ पढ़ना, समरूप अभिव्यक्तियों का समान अर्थ होना, अमान्य से मान्य करने का अर्थान्वयन करना बेहतर है, स्वर्णिम नियम, रिष्टि निवारक या अनिष्ट परिहार का नियम, यह सब जो है संविधि के तार्किक निर्वचन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन, सजातीय अर्थान्वयन, सहचर्य ज्ञातीय अर्थान्वयन, तत्कालीन व्याख्या कर एवं एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख, दूसरी का अपवर्जन है। तो यह जो सभी है ये भी सही है। और तीसरा है कि हितप्रद निर्वचन, न्यायालय के द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं किया जाना, परिणामों पर विचार नहीं करना, उपबंधों को अलग नहीं करना एवं न्यायाधीश का कार्य विधि का निर्वचन करना है, कानून का निर्माण कहीं। तो ये जो सभी बातें हैं कुल मिला के एक बहुत बड़ा जो सिद्धांत था उसको एक ही प्रश्न में शामिल कर दिया गया है, ताकि आप एक ही इस अकेले प्रश्न को पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें और प्रश्नों को अपने हिसाब से उसका उत्तर दे सकें। क्वेश्चन है, रिस्ट के नियम के संबंध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि सामान्य रूप से सभी संविधियों के निर्वचन के लिए किस बात पर विचार करना चाहिए। तो किसी विधि के निर्वचन के लिए कौन सी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें पहला है कि विधि निर्माण के पूर्व सामान्य जो विधि थी वह क्या थी, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। वह रिष्ट या दोष क्या था जिसके लिए सामान्य विधि में कोई उपबंध नहीं था। संसद ने क्या उपचार संकल्पित किए या प्रावधानित किए, उपचार का वास्तविक कारण क्या था। तो इन सभी बातों को जो है निर्वचन करने के लिए इन सभी बातों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, अवधि के संदर्भ में संविधियों का वर्गीकरण है। तो अवधि के संदर्भ में संविधियों का या विधि का जो वर्गीकरण होता है वह अस्थायी होता है और अस्थायी होता है। अर्थात विधियां दो प्रकार की होती हैं, या तो वह अस्थायी होती हैं या अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जो विधियों का इंटरप्रिटेशन है वह किया जाता है। नेक्स्ट है, दुराशय किसे कहते हैं। तो दुराशय जो है लॉ का कोई भी छात्र है और लॉ की ABCD कही जाती है IPC, तो वह पहला जब शुरू करता है तो परिभाषा खंड के अंतर्गत ही सबसे पहले वो दुराशय पढ़ता है। तो दुराशय यहाँ पर किसे कहते हैं। तो किसी कार्य लोप स्वयं से अपराध नहीं होता जब तक कि उस कार्य या लोप को दोषपूर्ण आशय के साथ नहीं किया गया हो। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि किसी अपराध के गठित होने के लिए कार्य और आशय दोनों का साथ में होना अनिवार्य है। अपराध करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क भी दोषपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक कृत्य मस्तिष्क की उपज से ही फलीभूत होता है। तो यह जो सभी बातें हैं वह मेंसरिया के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट है, संविधियों के निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन है। तो आंतरिक सहयोगी, बाह्य सहयोगी हमने बहुत सारे देखा है। तो आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तृत नाम, उद्देशिका, पार्श्व टिप्पणी या मार्जिनल नोट्स जिसे कहते हैं, परिभाषा, निर्वचन खंड, स्पष्टीकरण, परंतु, अपवाद, अनुसूची, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भूतलक्षी विधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सामान्यतः नई विधि भूतलक्षी प्रभाव वाली न होकर भविष्यलक्षी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अगर किसी विधि को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना हो तो उसमें ऐसे आशय के स्पष्ट उपबंध किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि सामान्यतः कर कानूनों का भूतलक्षी प्रवर्तन होता है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है तो यही गलत होगा।
चौथा है दांडिक विधियों का कभी भी भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं हो सकता। तो दांडिक और कर इन दोनों का ही भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है विधानमंडल की कौन सी शक्ति का प्रत्यायोजित जो है यह नहीं किया जा सकता। तो नियम बनाने की शक्ति, विनियम बनाने की शक्ति, इसका जो है प्रत्यायोजन किया जा सकता है। तीसरा है कि किसी अधिनियम के प्रवर्तन की निर्धारित अवधि से परे उस अवधि का विस्तार करने की शक्ति, तो इसी का जो है प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है निरसन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो निरसन के संबंध में यहाँ पर पहला है कि निरसन में संविधि का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। न्यायपालिका को निरसन में हस्तक्षेप या पुनर्विलोकन करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ये भी सही है। तीसरा है कि कुछ अस्थायी संविधियां निर्धारित अवधि की समाप्ति पर वह स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर निरसन के संदर्भ में ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट है कौन से निर्णय में यह अभिनिर्णित किया गया कि विशेष अधिनियम सामान्य अधिनियम पर अभिभावी होते हैं। तो यह निर्णय था राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम गुजरात राज्य का। नेक्स्ट है संविधान को किसका दर्जा दिया जाता है। तो संविधान जो होती है वह मूल विधि है और मूल विधि का जो है इसको दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। न्यायाधीशों का कार्य विधि का निर्वचन करना है, न कि विधि का निर्माण करना, ये कथन सही है। न्यायालयों को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार है। तो यहाँ पर यही दूसरा जो कथन है वह गलत है, क्योंकि न्यायालय संविधि में कोई कमी को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। या इसी पूर्ति का अधिकार किसको है, तो वह विधायिका का होता है। तीसरा है कि अमान्य करने से अच्छा है कि उसको मान्य किया जाए, और समरूप अभिव्यक्तियों का समान अगर अर्थ रखा जाता है तो वहाँ पर उसको जो है मान्यता देना चाहिए, जो कि स्पष्ट हो। नेक्स्ट है कौन से कानून का भूतलक्षी प्रवर्तन होगा। तो यहाँ पर परिसीमा कानून, प्रक्रिया कानून, घोषणात्मक कानून, इन सब का जो है भूतलक्षी प्रवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है नागरिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य विरोधाभास होने की स्थिति में नागरिक विधि को लागू करना चाहिए, कथन सही है। दूसरा है कि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख सिद्धांत यह है कि जिस देश के राज्य क्षेत्र में जो भूमि स्थित है वह उसी देश की विधियों के अधीन होगी, तो यह भी सही है। तीसरा है कि नागरिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य विरोधाभास होने पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो यही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीश को संसद की अपीली न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, यह किसका कथन है। तो यह जो है न्यायाधीश विल्सन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या शामिल है। तो संसदीय प्रणाली, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकारों का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तन, ये सभी जो बातें हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आई हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि यह न्यायालय के द्वारा समय समय पर जब अपने निर्णय के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, और कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी इसको वहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है किसी अधिनियम के कितने शीर्षक होते हैं। तो लघु शीर्षक और दीर्घ शीर्षक, ये दो प्रकार के शीर्षक होते हैं। नेक्स्ट है दांडिक विधि और कर विधि के संबंध में जो निर्वचन है वह हमेशा कठोर रूप से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किस तत्व का होना आवश्यक है। तो नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत जो प्रभावित व्यक्ति है उसको सूचना दिया जाना चाहिए, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, अर्थात एक पक्षीय सुनवाई नहीं होनी चाहिए, और निष्पक्ष न्यायाधिकरण होना चाहिए। तो ये जो सभी जो बातें हैं वह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत माने जाते हैं, और इसका उल्लंघन करने का तात्पर्य है नेचुरल जस्टिस के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस विधि शास्त्री का कथन है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं, चाहे विधि कितनी ही न्यायपूर्ण, असुविधाजनक या कठोर ही क्यों न हो। तो यह जो कथन है वह लॉर्ड ब्लैकबर्न का है। निर्वचन के बाह्य सहयोगी के रूप में सहायक कौन होते हैं। तो इसके अंतर्गत बाह्य सहयोगी में शब्दकोश आता है, अर्थात शब्दकोश है, पुस्तकें हैं, न्यायिक निर्णय है, ये सब जो है ये बाह्य सहयोगी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किसी संविधि की परिभाषा संदिग्ध होने के परिणाम स्वरूप यदि उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए
जो प्रयुक्त शब्दों को निष्प्रभावी नहीं बनाकर उसको प्रभावी बनाता है। अर्थात यहाँ पर अमान्य से मान्य करना अच्छा है, यह कौन से सूत्र पर आधारित है? तो यह जो है तीसरा जो विकल्प है, अट रेस मैजिस वैलिट क्वाम पैरिट, तो इसी जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेखों के निर्वचन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो इसके अंतर्गत जो पहला विकल्प है यही सही है कि संपूर्ण विलेख को एक साथ पूर्ण इकाई मानकर पढ़ना चाहिए और इसके रचयिता के आशय का अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। इसी के अनुसार जो है उसका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अचल संपत्ति के विलेख के शीर्षक में और मुख्य विलेख के शब्दों में विरोधाभास होता है तो वहां पर प्राथमिकता जो है वह मुख्य विलेख को दी जाएगी, क्योंकि शीर्षक जो होता है वह एक शब्द का मात्र होता है और आप उसको उसके आधार पर जो है पूरी तरह से उसका जो अर्थ है आशय है वह नहीं लगा सकते हैं। जबकि आप मुख्य विलेख को पढ़ते हैं तो उस विधान का या उस संविधि का आशय जो है प्रकट होता है और उसके आधार पर निर्वचन में आसानी होती है। नेक्स्ट है, विशेष और साधारण अधिनियम में विरोधाभास होने पर कौन सा जो कथन है वह सही होगा? तो पहला है कि विशेष अधिनियम साधारण अधिनियम पर अभिभावी प्रभाव रखता है, तो यही जो कथन है वह सही होगा। दूसरा है कि जहां एक विशेष अधिनियम के प्रावधान साधारण अधिनियम से विसंगत हैं वहां विशिष्ट अधिनियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे, तो यह जो कथन है यह भी सही है। तीसरा है कि विशेष उपबंध और सामान्य उपबंध में विसंगति होती है तो ऐसी स्थिति में विशेष जो उपबंध है वह सामान्य उपबंधों को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सभी बातें हैं वह सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में दुराशय को आवश्यक महत्व देते हुए विभिन्न अपराधों को परिभाषित करते समय विधिक प्रावधानों की भाषा में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि हम देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत कहीं भी मेंसरिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, दुराशय शब्द का कहीं पूरे आईपीसी में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर जानबूझकर, स्वेच्छापूर्वक, बेईमानीपूर्वक, कपटपूर्वक, आशयपूर्वक, उतावलापन या लापरवाही के द्वारा इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अगर इन सारे शब्दों के अर्थ के अंतर्गत या इनके प्रभाव के अंतर्गत अगर कोई कार्य किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा तो ऐसा जो कार्य है वह दुराशय पूर्वक किया गया है या मेंसरिया के अधीन रहते हुए किया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह प्रतिपादित किया कि संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 का अर्थान्वयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे एकाकीपन में नहीं पढ़ा जाए, अर्थात इसको संकीर्ण रूप से नहीं पढ़ा जाए, इसके उपबंधों को सम्मिलित करने का उद्देश्य पूर्ण हो, अर्थ और प्रयोजन को पूरा करने के लिए समन्वयपूर्ण तरीके से इसको पढ़ा जाए और इसको प्रभावी बनाया जाए। तो यह जो है TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का जो केस था इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, न्यायालय को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है, इसके संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है? तो पहला है कि न्यायिक निर्वचन के माध्यम से संविधि की कमियों की पूर्ति नहीं की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह भी है कि न्यायिक निर्वचन न्यायालय के द्वारा किया जाता है और जो संविधि में कोई कमी है या कुछ उसमें काटना जोड़ना घटाना है तो वह सब काम विधायिका का होता है, न्यायालय का नहीं होता। दूसरा है कि न्यायालय संविधि के निर्वचन तो कर सकते हैं परंतु निर्वचन से विधि की रचना नहीं कर सकते, यह भी सही है। न्यायालय तार्किक निर्वचन की आड़ लेकर संविधि की कमी या उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, यह भी सही है। चौथा है कि न्यायालय को संविधि के किसी भी उपबंध का तोड़ जोड़ करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये सभी जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है, उद्देश्य के संदर्भ में संविधियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। तो निर्वचन का जो उद्देश्य होता है या निर्वचन का जब किए जाते समय कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन से नियम अपनाए जाते हैं या संविधि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और उस प्रकार से वर्गीकरण करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो इसमें संहिताकारी, समेकनकारी, घोषणात्मक एवं समर्थकारी, उपचारी, अशक्तकारी, दांडिक, कर संबंधी विधि, संशोधनकारी, व्याख्याकारी, इस प्रकार से जो विधियों का वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, कर विधि के अर्थान्वयन के समय यदि संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसका लाभ किसको दिया जाएगा? तो कर विधि के मामले में करदाता और जनता को उसका जो है लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से दांडिक विधि के अंतर्गत अगर कोई संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसका लाभ किसको दिया जाएगा? अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा।
नेक्स्ट है, दांडिक विधि का अर्थान्वयन करते समय किस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा? तो पहला है कि स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ये कथन सही है, इसका ध्यान रखा जाएगा। अपराध तभी घटित होता है जब आपराधिक आशय से किया गया हो, ये भी सही है। दांडिक विधि भूतलक्षी और भविष्यलक्षी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमसे निगेटिव सेंस से प्रश्न पूछा है, तो यही जो है तीसरा जो कथन है वही सही नहीं होगा, क्योंकि दांडिक विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती, बल्कि वह क्या होगी, भविष्यलक्षी हो सकती है। चौथा एक दांडी विधि का जो अर्थान्वयन है या उसका निर्वचन है वह कठोरता पूर्वक किया जाना चाहिए, तो वह भी सही है। नेक्स्ट है, निर्वचन के स्वर्णिम नियम का प्रयोग किया जाता है जिससे संविधि के अवांछित परिणाम को रोका जा सके, सही है। दूसरा है, संविधि का परिणाम संतुलित, विवेकी, न्यायसंगत और युक्तियुक्त हो सके, ये भी सही है। संविधि के वास्तविक अभिप्राय और निर्वचन के परिणाम और प्रभाव को अधिक महत्व दिया जाता है। ये जो सभी कथन हैं वह सही हैं। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने से पूर्व की और संविधान लागू होने के पश्चात की सभी विधियां जो संविधान के मूल अधिकारों से असंगत है वे उस असंगतता की मात्रा तक शून्य होंगी। तो इस सूत्र पर जो है कौन सा सिद्धांत स्थापित किया गया है या आधारित है? तो यहाँ पर इस सूत्र पर आच्छादन का जो सिद्धांत है वही आधारित है। और इसका तात्पर्य है कि अगर कोई विधि है संविधान से पहले जो है निर्मित की गई थी और संविधान लागू होने के बाद वह मूल अधिकारों से जो है असंगत है या उनको छीनती है या कम करती है, तो जहाँ तक वह असंगत है वहाँ तक वह जो विधि है वह शून्य होगी। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यलक्षी निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि एक निर्णय के द्वारा दूसरे निर्णय को भविष्य से निष्प्रभावित किया जाना, तो यह जो कथन है सही है, हमसे गलत पूछा गया है। दूसरा है कि एक निर्णय के द्वारा दूसरे निर्णय को भविष्य से लागू किया जाना, तो यही जो है यह सही नहीं है, क्योंकि एक निर्णय के द्वारा दूसरे निर्णय को भविष्य से लागू करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधियों के निर्वचन संबंधी कौन सी उपधारणा नहीं है? यहाँ पर संविधियों का निर्वचन करते समय जो उपधारणाएं की जाती हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर कौन सी शामिल नहीं है? तो पहला है कि संविधियों की वैधानिकता एवं उसके शब्दों के सामान्य अर्थान्वयन की उपधारणा की जाती है। विधि विहित अधिकारों की सुरक्षा की उपधारणा भी की जाती है। विधि के निलंबन या निरसन, इसकी जो है कोई भी उपधारणा नहीं की जा सकती है। जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। इस सूत्र पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? तो इस सूत्र पर जो है यह आभासी विधान का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधिवेत्ता का कथन है कि संहिताकारी विधि का तात्पर्य किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधि की विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करना होता है, जिसमें पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों और विषयों से संबंधित सामान्य विधि के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास रहता है। तो यह जो है कथन मैक्सवेल का है। नेक्स्ट है अधिकारिता से संबंधित कौन सी प्रमुख उपधारणाएं हैं? तो इसके अंतर्गत पहला है कि राज्य के विधि के राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के विरुद्ध उपधारणा। इसका तात्पर्य है कि ऐसी उपधारणा की जाती है कि कोई जो विधि है बनाई गई है वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रवर्तित है, अर्थात जिस राज्य सरकार के द्वारा या जिस केंद्र सरकार के द्वारा वह बनाई गई है उसके अधिकारिता के अधीन ही उसका प्रवर्तन होता है या ऐसी उपधारणा की जाती है, तो यह सही है। दूसरा है कि विधि द्वारा राज्य को प्रभावित करने के विरुद्ध उपधारणा, अर्थात ऐसी जो विधि बनाई गई है वह राज्य के किसी प्रावधानों को बुरी तरह से या निगेटिव रूप से प्रभावित नहीं करती है, यह भी उपधारणा की जाती है। और यह उपधारणा की जाती है कि वह जो विधि है वह अंतरराष्ट्रीय विधि के उल्लंघन में नहीं बनाई गई है। चौथा है कि न्यायालय की अधिकारिता को वंचित करने, नई अधिकारिता सृष्टि करने एवं विद्यमान अधिकार का विस्तार करने के विरुद्ध उपधारणा की जाती है, कि अर्थात ऐसा जो कोई कार्य है वह विधि नहीं करती, ऐसी उदाहरणा पहले ही कर ली जाती है। तो यह सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से पृथक किया जा सकता है तो केवल असंवैधानिक या अवैध भाग को ही पृथक किया जाएगा, शेष जो भाग है वह संवैधानिक बना रहेगा। तो यह किस सूत्र पर आधारित है? तो यह जो है पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधियों के निर्वचन के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? अर्थात संविधियों का जो निर्वचन किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, उसका जो सिद्धांत है वह क्यों अपनाया गया है? तो यह जो निर्वचन का सिद्धांत है
वह एक ऐसी रीति है जिसके द्वारा न्यायालय किसी कानून के शब्दों या उसके उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है सहचर्येण ज्ञायते, जो सूत्र है यह किस नियम से संबंधित है? तो सहचर्येण या सहचर्य से जानना, यह जो है शाब्दिक अर्थान्वयन या शाब्दिक निर्वचन का जो सिद्धांत है उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है दांडिक विधि के कठोर निर्वचन के आधार हैं। तो किस आधार पर दांडिक विधि का कठोर निर्वचन किया जाता है? तो जब तक कानून की भाषा स्पष्टतः किसी कार्य या लोप को अपराध घोषित नहीं करती है, तब तक वह कार्य या लोप जो है वह अपराध नहीं है। सही है। दूसरा है कि अपराध के लिए प्रयुक्त शब्दों में कोई संदिग्धता हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है क्या किसी संविधि के उद्देश्यों और कारणों का कथन संविधि का निर्वचन करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? तो सामान्यतः जो है ये सहायक सिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन विधायिका का वास्तविक उद्देश्य ज्ञात करना अगर समीचीन हो या उसका उद्देश्य ज्ञात करने के लिए अगर आवश्यक हो तो निर्वचन हेतु सहायक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही मामले में सहायक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है निर्वचन कितने प्रकार से किए जाते हैं? तो निर्वचन जो है यह शाब्दिक और तार्किक इन दोनों ही प्रकारों से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है संविधियों का समेकन किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत जो चौथा विकल्प है यह सही होगा कि किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधिक उपबंधों को एक स्थान पर एक संविधि में एकत्रित किया जाना, इसे ही क्या कहा जाता है? समेकन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्या न्यायालय के द्वारा किसी संविधि या उसके उपबंध को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के उल्लंघन करता है या वह जो है निर्वचन न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन करने के बाद वह इस प्रकार से पाया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका संविधान के अभिन्न अंग के रूप में यह संशोधनीय है, अर्थात संविधान की जो उद्देशिका है वह संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है और अभी एक बार संशोधन किया भी जा चुका है। नेक्स्ट है लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है और उसकी सवारी करना खतरनाक है। यह प्रश्न जो है जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कई बार पूछा जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में। तो यह जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यायाधीश बरो का यह कथन है। नेक्स्ट है निर्वचन की कला एक उद्देश्य को दर्शाने की कला है, यह किसने कहा है? तो यह जो कथन है वह एलन का या CK एलन कहा जाता है, पूरा नाम इनका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें 200 प्रश्नों को सॉल्व किया और पूरी उम्मीद है कि आपको यह जो हमारा वीडियो है ये दोनों पार्ट या इसके जो कई पार्ट में जो बने हैं डिस्क्रिप्टिव फिर इधर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इन सब को अगर देखेंगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे निस्संदेह रूप से आपको एक अच्छी समझ इसमें डेवलप हो जाएगी। आप आसानी से जो प्रश्नों का जवाब वहाँ पर दे पाएंगे। तो इस प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे चैनल या हमारे मेंस के लिए गाइड लेने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेहतर गाइड कर सकें और आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँ। धन्यवाद।